ठीक, तो ये जो बात मैं कर रहा था ये सबको क्लियर हो गई थी बेटा BRF3 तक? कुछ ऐसा तो नहीं कि आवाज़ की वजह से आपको बात समझ में ना आई हो, तो अगर कोई कन्फ्यूजन है इसमें तो मुझे बता दें, अदरवाइज़ अगर सबको क्लियर है तो ठीक है। जी बेटा, ये BRF3 तक जो हमने बात की थी, जितनी भी शेप्स की बात हुई है, ये सब क्लियर हो गई है सबको? जी, ठीक है जी। तो ये हमने शेप्स की बात कर ली, ठीक है। यानी कि जब भी आपने पोलैरिटी को डिफाइन करना है, पोलैरिटी को डिस्क्राइब करना है, तो आपने शेप, यानी आप कह लें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस और सिमेट्री, ये दो चीज़ें जो है ये हम देख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली डाइपोल मोमेंट की, ठीक है। और इसके अलावा हमने ये देख लिया कि हाउ टू फाइंड दी पोलैरिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन इट्स डाइपोल मोमेंट, के वेदर इट इज़ पोलर और नॉन पोलर, तो ये किस तरह से आप डिफाइन करेंगे बेस्ड ऑन इट्स डाइपोल मोमेंट, ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमने बात करनी है दैट इज़ वेस्पर थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात स्टार्ट करते हैं वेस्पर थ्योरी की। एंड वेस्पर थ्योरी इज़ अ थ्योरी विच डिस्क्राइब्स द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो वेस्पर थ्योरी जो है इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। पहले तो जस्ट आप देख लें व्हाट इज़ वेस्पर थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल, ठीक है जी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल एंड वैलेंस थ्योरी इज़ अ थ्योरी विच डिस्क्राइब्स द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है जी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल, इट गिव्स द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल। ये बेसिकली मॉलिक्यूलर शेप जो है उसको डिस्क्राइब करती है, गिवन बाय आर गिलेस्पी इन 1970, ठीक है। बट खैर ये नाम वगैरह याद रखने की आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। इट डिस्क्राइब्स द शेप ऑफ मॉलिक्यूल based on electron pair repulsion, electron pair repulsion, ठीक है जी। तो वैलेंस थ्योरी जो है ये शेप ऑफ द मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब करती है बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू वैलेंस थ्योरी और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के जब भी बॉन्डिंग होती है तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं दे स्टार्ट टू रिपेल ईच अदर, ठीक है। ये आपने पढ़ी होगी थ्योरी, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आप कह लें कि इन अ मॉलिक्यूल the electron pairs repel each other, ठीक है, and move away from each other up to a distance where the molecule gets maximum stable, up to a distance where the molecule gets maximum stable, ठीक है। यानी लेट से हम कह रहे हैं कि अगर सपोज CH4 की हम बात कर रहे हैं तो CH4 के अंदर, इसको लिख लेंगे अगर आप लिखना चाह रहे हैं, तो CH4 के अंदर एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने इन्वॉल्व हैं आपको मालूम है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो इफ़ वी ड्रॉ द शेप ऑफ CH4, तो यहाँ पे ये कार्बन है इसके साथ। अब अगर लेट से मैं यहाँ पे चारों बॉन्ड जो है वो इस तरह से शो कर दूँ और आपसे बोलूँ कि जी क्या ये शेप करेक्ट है, तो ऑब्वियसली आप कहेंगे कि जी ये शेप रॉन्ग है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं, ये जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इतने क्लोज नहीं आ सकते, और अगर इतने क्लोज आएंगे तो ये मॉलिक्यूल कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता। हम कहते हैं कि जी कार्बन व्हेन कंबाइंस विद हाइड्रोजन इट बिकम्स स्टेबल, CH4 बनता है, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू मेक दिस CH4 स्टेबल देन दीज एलिमेंट्स, ठीक है, तो ये आपके जो बॉन्ड पेयर्स हैं ये एक दूसरे से साथ रहते हुए जितने दूर जा सकते हैं उतने दूर जाने चाहिए। यानी कि एक सब के सब हाइड्रोजन कार्बन से कनेक्टेड हैं
बट स्टिल द इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर रिपेलिंग ईच अदर। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, दीज इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर रिपेलिंग ईच अदर, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और इस रिपल्शन की वजह से ये एक मैक्सिमम जितना दूर जा सकते हैं स्पेस में जाएंगे। ठीक है, एंड दैट वुड बी द स्टेबल स्टेट ऑफ दिस मॉलिक्यूल। तो हम ये कहते हैं कि ये जो कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन्स हैं ये मैक्सिमम दूर चले जाते हैं एट अराउंड 109 डिग्रीज जो आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री जो है ये सबको मालूम है कि दिस टेक्स टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री इन विच ईच बॉन्ड इज अराउंड 109.5 डिग्रीज। ठीक है, तो ये टेट्राहीड्रल, तो ये कह लें कि दिस इज़ द मैक्सिमम स्टेबल डिस्टेंस। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स के दरमियान अगर डिस्टेंस इससे ज़्यादा होगा या इससे कम होगा तो ये शेप अनस्टेबल हो जाएगी। ठीक है, यानी ये वो डिस्टेंस है जिस पे ये मॉलिक्यूल कम्प्लीटली स्टेबल है। इस वक्त ये जितना लो एनर्जी पे हो सकता है उतना लो एनर्जी पर है, इससे कम या ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो ये आप फिर कह लें कि ये स्टेबलाइज्ड नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको सिंपल जहन में रखना है। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है वैलेंस शेल थ्योरी की। अब हम सिंपल ये कह रहे हैं कि जो आपके मल्टीपल बॉन्ड्स हैं दे बिहेव एज अ सिंगल। अच्छा, यहाँ तक बात क्लियर है बेटा कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल किस तरह से शेप को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है जी, कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और इस रिपल्शन की बेस के ऊपर आपने मॉलिक्यूलर शेप जो है वो डिसाइड करनी है। ठीक है, अब द इलेक्ट्रॉन पेयर्स विच विल डिसाइड द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो मॉलिक्यूल की शेप डिस्क्राइब करते हैं उन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को हम क्या नाम देते हैं? What do we call those electron pairs which decides the shape of the molecule? जी, the electron pairs which decides the shape of the molecule, bond pairs। जी, इसके अलावा active pair of electrons। जी बिल्कुल, active set of electrons। ठीक है जी, the electron pairs according to Vesper theory, the electron pairs which will decide the shape of molecule। ठीक है जी, the electron pairs which will decide the shape of molecule are known as active set of electrons। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में आपके पास बॉन्ड पेयर्स भी इन्वॉल्व हैं। ठीक है, बॉन्ड पेयर्स, बट ये बॉन्ड पेयर्स में सिर्फ कौन से आएंगे? ओनली सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर्स, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर्स, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स काउंट नहीं होंगे। ठीक है, अराउंड दी सेंट्रल एटम। ठीक है, ये भी ध्यान में रहे कि सराउंडिंग वाले एटम के सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट मत कीजिएगा। ठीक है, अराउंड दी सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड दी सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो आपने काउंट करने। तो एक्टिव सेट में, एक्टिव सेट क्या है? दोज इलेक्ट्रॉन्स विच विल डिसाइड द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, जिसमें एक तो हो गए बॉन्ड पेयर्स और दूसरे कौन से हैं? सेकंड है लोन पेयर्स। लोन पेयर ऑन द सेंट्रल मॉलिक्यूल, लोन पेयर ऑन द सेंट्रल मॉलिक्यूल। ठीक है जी, तो एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? द इलेक्ट्रॉन पेयर विच विल डिसाइड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो 2 एक्टिव सेट्स कहलाते हैं, बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स। ठीक है, तो ये बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स मिलके जो है ये मॉलिक्यूलर शेप जो है वो डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। ठीक है, तो अब इसमें यानी बेसिकली हम ये कहते हैं कि सपोज जैसे वाटर है, H2O की एग्जांपल मैं दे देता हूँ, आपको शेप मालूम होगी ऑलरेडी। ठीक है, तो वाटर के केस में ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन के पास टोटल आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं एंड देन फिर इसके बाद ये 2 लोन पेयर्स हैं। ठीक है, दीज 2 लोन पेयर्स। ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि ये जो 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने एक्टिव सेट हो गए? 4 एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 4 एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं यहाँ पे अराउंड दी कार्बन एटम। 1 2 3 एंड 4 एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक है, अब इन एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में 2 बॉन्ड पेयर्स हैं और 2 लोन पेयर्स हैं, 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 2 लोन पेयर्स। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आप ये ध्यान में रखें कि जो बॉन्ड पेयर्स हैं, बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स में से ज़्यादा स्टेबल पेयर कौन सा होता है? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन
and lone pair of electron, which of them is more stable? Lone pair is जी bond pairs of electron and lone pairs of electron, which of them is more stable? Lone pair is more stable. नहीं बेटा, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर स्टेबल. बॉन्ड पेयर जो है ये ज़्यादा स्टेबल होता है. बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू लोन पेयर. उसका रीज़न क्या है? बॉन्ड पेयर जो है, यानी लेट से ये जो आपका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ इन द होल्ड ऑफ टू न्यूक्लियाई. यहाँ से ऑक्सीजन ने इसको ग्रिप किया हुआ है, यहाँ से हाइड्रोजन ने इसको ग्रिप किया हुआ है. तो बॉन्ड पेयर को दो तरफ से ग्रिप किया गया है. तो जब जिस चीज़ को आप दो तरफ से ग्रिप करेंगे उसकी मूवमेंट कम होगी. तो बॉन्ड पेयर इज़ ग्रिप बाय, यानी हम ये कह सकते हैं कि बॉन्ड पेयर जो है इट इज़ होल्डेड बाय टू न्यूक्लियाइज. और हम ये कह सकते हैं कि बॉन्ड पेयर इज़ अट्रैक्टेड बाय टू न्यूक्लियाई. दो न्यूक्लियाई जो हैं ये बॉन्ड पेयर को अट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो उसके लिए मूवमेंट मुश्किल होगी. ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है इट इज़ ओनली अट्रैक्टेड बाय वन न्यूक्लियाई एंड दैट इज़ ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, तो जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, द लोन पेयर इज़ ओनली अट्रैक्टेड बाय वन न्यूक्लियाई. ठीक है, जिस एटम का वो लोन पेयर होता है सिर्फ वही उसको अट्रैक्ट कर रहा होता है. तो लोन पेयर जो है ये ज़रा ज़्यादा ईजिली मूव कर पाता है. ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि जब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की बात होगी तो बॉन्ड पेयर जो है ये ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू लोन पेयर. ठीक है, इसी वजह से रिपल्शन ज़्यादा कौन शो करेगा? लोन पेयर. लोन पेयर ज़्यादा जगह घेरेगा. तो हम कहते हैं मैक्सिमम रिपल्शन किसके दरमियान होती है? मैक्सिमम रिपल्शन होती है बिटवीन लोन पेयर एंड लोन पेयर. लोन पेयर एक दूसरे को सबसे ज़्यादा रिपेल करते हैं. ठीक है, तो रिपल्शन ऑर्डर जो है वो आप जहन में रख लें. व्हाट इज़ द रिपल्शन ऑर्डर? रिपल्शन ऑर्डर क्या है? लोन पेयर, दिस इज नाउ मैक्सिमम रिपल्शन, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर. ठीक है, ये सेकंड नंबर पे आ जाती है. और देन बॉन्ड पेयर ये सबसे लो रिपल्शन. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रिपल्शन किसके दरमियान में होगी? बिटवीन लोन पेयर एंड लोन पेयर. और सबसे कम रिपल्शन किसके दरमियान होगी? बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर. ठीक है, तो दिस विल डिसाइड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल. जी, यहाँ तक बात क्लियर है? इसमें कोई कन्फ्यूजन? इज़ इट क्लियर टू एवरीवन बेटा? सबको बात समझ में आ रही है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल. ठीक है जी, तो अब आप इस थ्योरी की मदद से मॉलिक्यूलर शेप्स जो हैं वो डिसाइड कर सकते हैं. ठीक है, और कि वैलेंस शेल थ्योरी के हिसाब से किस मॉलिक्यूल की क्या शेप होगी. अब अगर आप बोलें तो हम डिस्कस कर लें शेप्स को, बट अगर क्लियर है तो मैं फिर आगे नेक्स्ट वैलेंस ऑर्बिटल थ्योरी पे जो है वो जंप करूँगा. जी, सबको वेस्पर थ्योरी के हिसाब से शेप्स क्लियर हैं या उनको डिस्कस किया जाए? डिस्कस कर लें. चले जी, ठीक है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं. देखिए, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल के हिसाब से सबसे पहले आपने जो तीन बेसिक शेप्स हैं वो जहन में रखें. ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि 4 एक्टिव सेट्स. अगर 4 एक्टिव सेट्स हैं तो 4 एक्टिव सेट्स. ठीक है, अब इसमें 3 प्रोबेबिलिटीज़ हैं. 4 बॉन्ड पेयर, 4 एक्टिव सेट हैं, चारों बॉन्ड पेयर्स हों, 0 लोन पेयर. 4 एक्टिव सेट्स, चारों बॉन्ड पेयर्स, 0 लोन पेयर. शेप क्या होगी? टेट्राहीड्रल. एंगल कितना होगा? 109.5 डिग्रीज. ठीक है जी, 4 बॉन्ड पेयर्स, 0 लोन पेयर, टेट्राहीड्रल शेप, एंगल 109.5 डिग्रीज. ठीक है, इसकी एग्जांपल्स हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे. फ़िलहाल जस्ट आप ये लिख लें अपने पास. इसी तरीके से अगर 4 एक्टिव सेट में 3 बॉन्ड पेयर्स हैं एंड 1 लोन पेयर. ठीक है, टोटल 4 एक्टिव सेट ही हैं, बट इस दफ़ा बॉन्ड पेयर 3 हो गए, लोन पेयर 1 है. तो अब शेप क्या हो जाएगी? नाउ दिस शेप वुड बी, जी क्या हो जाएगी शेप? अगर 3 बॉन्ड पेयर हों, 1 लोन पेयर हो,
तो शेप क्या कहलाती है? पिरामिडल शेप। जी, तो शेप वुड बी पिरामिडल शेप। और एंगल 10, क्योंकि देखें एंगल जो है, हम एंगल देख रहे होते हैं, ऑल्दो लोन पेयर शेप को डिसाइड कर रहा है, बट एंगल आप देखते हैं बिटवीन बॉन्ड पेयर्स। ये जो एंगल आप काउंट कर रहे हैं, ये जहन में रखिएगा, दिस एंगल इज़ बिटवीन बॉन्ड पेयर्स। ठीक है, तो जब लोन पेयर आता है तो बॉन्ड पेयर्स क्लोज आ जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि CH4 में, ठीक है, CH4 में इफ लेट से दिस इज CH4, तो एंगल कितना था? 109.5। जब NH3 बना तो NH3 में एक लोन पेयर आ गया, तो जो 3 बॉन्ड पेयर थे ये ज़रा क्लोज आ गए लोन पेयर की वजह से। इसकी वजह से इसने ज़्यादा जगह घेर ली, तो जो बॉन्ड पेयर्स थे ये क्लोज आ गए, तो एंगल 109.5 से कम होकर 107.5 हो जाएगा। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल आप काउंट कर रहे होते हैं बिटवीन बॉन्ड पेयर्स। ठीक है, तो जब पिरामिडल शेप होगी तो एंगल कितना हो जाएगा? 107.5 डिग्रीज। इसी तरीके से अगर 2 बॉन्ड पेयर हों और 2 लोन पेयर हों, ठीक है, अभी भी टोटल 4 एक्टिव सेट हैं, बट 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो अब एंगल कितना हो जाएगा? सॉरी, शेप क्या हो जाएगी? 2 बॉन्ड पेयर्स 2 लोन पेयर्स, तो शेप कहलाएगी बेंट और वी शेप। ठीक है, और एंगुलर शेप बेंट शेप, वी शेप, एंगुलर शेप, और एंगल कितना हो जाएगा इसमें? एंगुलर शेप एंगल हो जाएगा 104.5 डिग्रीज। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर्स और क्लोज आ गए। तो 4 एक्टिव सेट में ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास। 4 बॉन्ड पेयर्स हों, 3 बॉन्ड पेयर्स हों, 2 बॉन्ड पेयर्स हों। ठीक है, 4 बॉन्ड पेयर हैं तो लोन पेयर 0, 3 बॉन्ड पेयर हैं तो 1 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर्स हैं तो 2 लोन पेयर्स। ठीक है, बॉन्ड पेयर्स में आपने सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर्स काउंट करने, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स काउंट नहीं करने, ये जहन में रखिएगा। वी आर ओनली काउंटिंग दी सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं 3 एक्टिव सेट्स। अगर 3 एक्टिव सेट्स हों, व्हाट इफ वी हैव 3 एक्टिव सेट्स? ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों, सॉरी 3 बॉन्ड पेयर्स हों, 3 बॉन्ड पेयर्स 0 लोन पेयर, शेप क्या होगी? 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। ट्राइगोनल प्लेनर शेप। जी, बाकी सबको शेप्स याद हैं या सिर्फ आपको ही याद हैं? क्योंकि मैं ज़रा ये टॉपिक जल्दी जल्दी लेके चल रहा हूँ। समझ में आ रही है बेटा बात सबको? अगर नहीं क्लियर हो रहा तो मुझे बता दें, फिर हम इसको डेप्थ में ले चलेंगे टॉपिक को। जी, बाकी सबको भी क्लियर है? ठीक है जी। तो अगर कोई चीज़ आपको ऐसा लगे कि मैंने कुछ ज़्यादा तेज़ी में पढ़ा दी, ऊपर ऊपर से पढ़ा दी, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को क्लियर हैं, तो इस वजह से मैं उनको लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज़ अगर आपको लगे ऐसा कि ये चीज़ समझ में नहीं आई तो मुझे काइंडली बता दीजिएगा, फिर हम उसको डिटेल में देख लेंगे। ठीक है जी। तो 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, तो शेप क्या हो जाएगी? दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर शेप, और एंगल होगा 120 डिग्रीज। ठीक है, तीनों बॉन्ड पेयर्स के दरमियान एंगल कितना होगा? 120 डिग्रीज। 2 बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर हो, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, अब क्या होगी शेप? जी, 2 बॉन्ड पेयर्स और 1 लोन पेयर, शेप क्या हो जाएगी? बेसिकली इट इज़ सल्फ़र डाइऑक्साइड। सल्फ़र डाइऑक्साइड की एग्जांपल आप ध्यान में रख सकते हैं। सल्फ़र डाइऑक्साइड में 2 बॉन्ड पेयर्स हैं और 1 लोन पेयर है। दिस इज़ अगेन बेंट शेप, बेंट शेप और एंगुलर, बेंट शेप एंगुलर। ठीक है, और एंगल इसमें हो जाएगा, यानी 3 एक्टिव पेयर्स में बेंट शेप का एंगल होगा 117 डिग्रीज, तकरीबन इतना। ठीक है, तो ये सल्फ़र डाइऑक्साइड की शेप में यहाँ बनाया दो। सल्फ़र डाइऑक्साइड में सल्फ़र यहाँ पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए विद ऑक्सीजन। ठीक है, ये 1 बॉन्ड तो ये बन गया, फिर एक ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है विद ऑक्सीजन। ठीक है, ये हो गया सल्फ़र डाइऑक्साइड के अंदर, और एक इसके पास लोन पेयर है।
ठीक है, टोटल 6 थे आउटर शेल में, 2, 4 और 6, ठीक है। तो अब आप देख लें, यानी कि हम इसको ये कह रहे हैं कि सल्फ़र के पास ये एक डबल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ, एक इसने कोऑर्डिनेट बनाया ऑक्सीजन के साथ, और एक इसके पास लोन पेयर है। तो टोटल एक्टिव सेट कितने हो गए, इसको इसमें एक सिग्मा एक पाई है तो आपने एक ही काउंट करना है इसको, 1 2, 2 बॉन्ड पेयर्स हैं और एक लोन पेयर है। तो जब 2 बॉन्ड पेयर हों, एक लोन पेयर हो, तो शेप क्या कहलाएगी, बेंट शेप, और इन दोनों के दरमियान एंगल कितना होगा, अराउंड 117, 120 होना चाहिए था, बट लोन पेयर की वजह से एंगल रिड्यूस हो गया और 120 से 117 पे आ गया, ठीक है। तो ये 3 एक्टिव सेट के लिए। उसके बाद लास्ट आप ध्यान में रख लें 2 एक्टिव सेट्स। अगर 2 एक्टिव सेट हैं, 2 एक्टिव सेट्स, 2 एक्टिव सेट हैं, तो फिर तो बात बिल्कुल सिंपल है। 2 बॉन्ड पेयर्स, 0 लोन पेयर, शेप क्या होगी, लीनियर, एंगल 180 डिग्रीज, ठीक है जी। तो ये जो बेसिक शेप्स हैं वो मैंने डिस्कस कर ली। इसके अलावा जो एक्सपेक्ट आप कह लें कि जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते वो हम इंशाल्लाह ताला जो एक्सेप्शंस हैं वो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको आज हम यहाँ तक रख लेते हैं। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, जी बेटा ये क्लियर है बात सबको? ठीक है जी। तो ये हमने शेप्स आज डिस्कस कर ली, वेस्पर थ्योरी। नाउ कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, बिकॉज कल की क्लास में मोस्टली चीज़ें ऐसी हैं जो आप में से किसी ने नहीं पढ़ी हुई, ठीक है। तो कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वैलेंस ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इन डिटेल, ठीक है। मैं ये चाहूँगा कि मैं उसको डिटेल में डिस्कस करूँ, बिकॉज अगर आप कहीं भी AKU का टेस्ट अगर देते हैं या आप NUST का टेस्ट देते हैं, ठीक है, और इसके अलावा और किसी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ का टेस्ट देते हैं, ये सेट की तरफ आप जाते हैं, तो उसमें आपको ये दोनों थ्योरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है, वैलेंस ऑर्बिटल थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और उसके अलावा लम्स के टेस्ट में भी चांसेस होते हैं बाज़ औक़ात इनमें से, क्योंकि बाज़ औक़ात आउट ऑफ सिलेबस कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं और वो मोस्टली इन थ्योरीज़ में से बनते हैं, VOT में से और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में से, MOT में से, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह ताला हम इसको कोशिश करेंगे दोनों थ्योरीज़ को कंप्लीट करें, तो फिर उसके बाद हमारे पास सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज रह जाएंगी इस चैप्टर के अंदर। तो इंशाल्लाह 1 या 2 लेक्चर्स के अंदर हम बॉन्डिंग को जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसके MCQs में इंशाल्लाह आपको सेंड करूँगा आज। और तो कल की क्लास में फिर दोबारा बेटा सिद्रा आपने भी ज्वाइन किया कि कल बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, तो टाइम से ज्वाइन कीजिएगा। कल VOT और वैलेंस ऑर्बिटल थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये 2 थ्योरीज़ हमने कल डिस्कस करनी है, ठीक है। और इसके MCQs मैं आज सेंड कर दूंगा और टेस्ट भी एटॉमिक स्ट्रक्चर का आज मैं आपको सेंड कर दूंगा। अब तक जो बॉन्डिंग में हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड MCQs मैं आपको आज शाम तक इंशाल्लाह ताला सेंड कर दूंगा, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन इसमें? सब क्लियर है? ठीक है जी, चलें तो फिर कल इंशाल्लाह ताला 8 बजे जो है वो क्लास करेंगे हम, ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज़।